जय हिंद। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया इससे पिछले सेशंस में। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर 6th। चैप्टर टाइटल्ड है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म्स और उनके इवोल्यूशन की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर में जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने देखा था कि ये जो वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं, ये वेदरिंग प्रोसेसेस अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट करती हैं, इनेक्ट करती हैं। और ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स इरोजन को परफॉर्म करते हैं। और ये जो इरोजन होता है, ये इरोजन अर्थ के सरफेस को कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। और इस इरोजन की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। इस इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। क्या बुलाया जाता है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स बुलाया जाता है। और ये जो इरोजन होता है इसको फॉलो करता है डिपोजिशन। और ये जो डिपोजिशन होता है ये भी कॉन्स्टेंटली अर्थ के सरफेस को चेंज करता रहता है। इस डिपोजिशन की वजह से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। और डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। बहुत सिंपल। इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। और डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सवाल ये आता है कि लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है। और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो लैंडफॉर्म इज बेसिकली अ स्मॉल टू मीडियम ट्रैक और पार्सल ऑन द अर्थ सरफेस। या फिर और इजी लैंग्वेज में बोलें तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी नेचुरल शेप्स देखने को मिलती हैं या फिर जो भी नेचुरल फीचर्स देखने को मिलते हैं उन नेचुरल शेप्स को, उन नेचुरल फीचर्स को क्या बुलाया जाता है? लैंडफॉर्म बुलाया जाता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी नेचुरल शेप्स देखने को मिलती हैं या जो भी नेचुरल फीचर्स देखने को मिलते हैं उन नेचुरल शेप्स को, उन नेचुरल फीचर्स को क्या बुलाया जाता है? लैंडफॉर्म बुलाया जाता है। और जब कई सारे लैंडफॉर्म्स एक साथ आते हैं तो तैयार होता है एक लैंडस्केप। जब कई सारे लैंडफॉर्म्स एक साथ आते हैं तो तैयार होता है एक लैंडस्केप। और हर एक जो लैंडफॉर्म होता है उसकी अपनी अलग एक फिजिकल शेप होती है। हर एक लैंडफॉर्म की अपना अलग एक साइज होता है। हर एक लैंडफॉर्म के अपने अलग मटेरियल्स होते हैं जो कि उस लैंडफॉर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट, हर एक लैंडफॉर्म बनता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। हर एक लैंडफॉर्म बनता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, ये बेहद स्लोली एक्ट करते हैं, ये बेहद धीरे धीरे एक्ट करते हैं। और इस वजह से ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इनको फॉर्म होने में, इनको शेप लेने में भी एक लंबा चौड़ा टाइम लगता है। हर एक जो लैंडफॉर्म होता है उसकी अपनी एक बिगिनिंग होती है। जैसे इंसान के साथ में होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो अपनी ओल्ड एज में जाता है। वैसे ही लैंडफॉर्म के साथ में होता है। सबसे पहले लैंडफॉर्म के फॉर्म होने की शुरुआत होती है और लैंडफॉर्म अपने यूथफुल स्टेज में होता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो लैंडफॉर्म होता है ये अपने मिच्योर स्टेज में चला जाता है। और फिर अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो लैंडफॉर्म होता है ये अपने ओल्ड एज में चला जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर एक लैंडफॉर्म की 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं? एक यूथ, दूसरा मैच्योर और तीसरा ओल्ड एज। अच्छा, ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो इनकी शेप, इनका साइज वैसा ही रहेगा जैसा बना था। ऐसा नहीं होता है। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को, अपने साइज को, अपने नेचर को चेंज करते रहते हैं। चेंज क्यों करते रहते हैं? बिकॉज जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इन लैंडफॉर्म्स के ऊपर एक्ट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। लेकिन क्या सिर्फ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एजेंट्स ही काम करते हैं इन लैंडफॉर्म्स के ऊपर? इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एजेंट्स के अलावा भी
कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इंपैक्ट करते हैं लैंडफॉर्म्स को। और वो फैक्टर्स क्या हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस, किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर की कंडीशंस क्या हैं, प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस क्या हैं, इन जनरल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वो डिटरमाइन करती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में लैंडफॉर्म किस तरीके का फॉर्म होने वाला है। दूसरा, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्या है किसी पर्टिकुलर रीजन में। द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ लैंड मासेस, कोई ऐसा एरिया है जो कि टेक्टोनिकली बहुत स्टेबल है, वहां पे कोई अर्थक्वेक नहीं आता है, वहां पे कोई वोल्केनो नहीं आता है, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। और कोई ऐसा एरिया है जो कि टेक्टोनिकली इनस्टेबल है, तो वहां पे अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। तो एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इंपैक्ट करती हैं किसी भी एरिया के लैंडफॉर्म्स को, और दूसरा, किसी पर्टिकुलर एरिया में टेक्टोनिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्या है वो भी इंपैक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में लैंडफॉर्म्स कैसे होने वाले हैं। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेसेस, ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, ये कितना इंटेंसिटी के साथ में इरोजन को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो लैंडफॉर्म है वो किस तरीके का फॉर्म होने वाला है, उसकी शेप क्या होने वाली है, उसकी साइज क्या होने वाली है, उसका नेचर क्या होने वाला है। और एक चौथी चीज भी है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक्स का, लैंडफॉर्म्स का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। टाइप और स्ट्रक्चर से मतलब फोल्ड्स मिलते हैं वहां पे या नहीं मिलते हैं, फॉल्ट्स मिलते हैं वहां पे या नहीं मिलते हैं, जॉइंट्स देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, परमेबिलिटी की सिचुएशन क्या है, वहां पे जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लैंडफॉर्म किस तरीके का बनने वाला है। प्राइमरी रीजन क्या है? एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एजेंट्स के एक्शन के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। और वो फैक्टर्स क्या हैं? एक, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दूसरा, किसी पर्टिकुलर एरिया में टेक्टोनिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्या है, तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस क्या है, और चौथा, टाइप एंड स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया में। बेहद सिंपल सी बातचीत है। और अभी हमने बात की कि कोई भी जो लैंडफॉर्म होता है उसकी बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक यूथ, दूसरी मैच्योर और तीसरी ओल्ड एज। ये जो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं ये आपको आगे चलते हुए और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बहुत सिंपल और बेसिक सी बातचीत है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको याद रखना हो या रटना हो। सिंपल इंट्रोडक्शन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। कई सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जैसे विंड है, जैसे रनिंग वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, जैसे वेव्स हैं। ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इनकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। इन जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रनिंग वाटर के बारे में। ह्यूमिड रीजन्स में, ऐसे रीजन्स में जहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी खूब देखने को मिलती है, वहां पे रनिंग वाटर is the most important geomorphic agent in bringing about the degradation of the land surface. ऐसे रीजन्स जहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है वहां पे रनिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होता है जो कि लैंड सरफेस को डिग्रेड करता है, जो कि लैंड सरफेस को चेंज करता है।
और ये जो रनिंग वाटर होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है ओवरलैंड फ्लो, एक क्या होता है? ओवरलैंड फ्लो। और ओवरलैंड फ्लो का मतलब क्या होता है कि जनरल लैंड सरफेस के ऊपर पानी जो है वो शीट के जैसे बह रहा है। देखो, एक तो क्या हो सकता है कि पानी किसी चैनल को फॉलो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है कि पानी किसी पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा है, एक शीट के जैसे पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर बह रहा है। जैसे कोई गोल पहाड़ है या पत्थर है, उस पत्थर पे से अगर आप पानी डालोगे तो पानी किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो नहीं करेगा, पूरे के पूरे पत्थर के ऊपर फ्लो करेगा। तो जो जनरल लैंड सरफेस के ऊपर शीट के फॉर्म में पानी बहता है उसको बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। क्या बोलते हैं? ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं। और दूसरा होता है लीनियर फ्लो। दूसरा क्या होता है? लीनियर फ्लो। जब पानी किसी स्ट्रीम में बह रहा होता है, किसी रिवर की वैली में बह रहा होता है, जब पानी किसी पर्टिकुलर चैनल से बह रहा होता है तो उसको बोल देते हैं लीनियर फ्लो। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक है ओवरलैंड फ्लो, जब पानी जो है वो जनरल लैंड सरफेस के ऊपर एक शीट के फॉर्म में फ्लो करता है तो उसको बोल देते हैं ओवरलैंड फ्लो। और दूसरा होता है लीनियर फ्लो, जब पानी किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करता है, किसी स्ट्रीम के थ्रू फ्लो कर रहा होता है या किसी रिवर की वैली के थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो उसको बोल देते हैं लीनियर फ्लो। क्या बोल देते हैं? लीनियर फ्लो बोल देते हैं। अच्छा, जब पानी की बात होती है तो पानी जो भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म करता है, ज्यादातर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में होता है। पानी से मेरा मतलब जो रिवर है, जो वाटर चैनल है, वो जब अपने यूथफुल स्टेज में होता है तब ज्यादातर इरोजनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है वो पानी। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि ये कोई स्लोप है। अब इस स्लोप पे से पानी ने चलने की शुरुआत की, एक पर्टिकुलर चैनल में पानी ने बहने की शुरुआत की। अब ये यूथफुल स्टेज है, पानी यहां से शुरू हुआ है, रिवर यहां से शुरू हुई है, चैनल यहां से शुरू हुआ है। और क्योंकि स्लोप है तो इस पानी के पास में खूब सारी एनर्जी होगी। ये पानी एनर्जेटिक है, विगरस है। और जब पानी के पास में खूब सारी एनर्जी होगी, खूब सारी स्पीड होगी, तो ये खूब सारा इरोजन परफॉर्म करेगा। तो जितने भी स्टीप स्लोप्स होते हैं उनके ऊपर क्योंकि पानी के पास में एनर्जी होती है तो पानी खूब सारा इरोजन परफॉर्म करता है और बहुत सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। लेकिन यही पानी जब नीचे आ जाएगा, मान लेते हैं फ्लैट लैंड पे आ गया, जब फ्लैट लैंड पे आ जाएगा तो अब ये जो पानी है इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि यही जो पानी है वो डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगा और अब जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे उनको बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मान लेते हैं पहले पानी जो है वो स्लोप से बह रहा था, एनर्जी थी, खूब सारा इरोजन कर रहा था और इस पहाड़ी को काट रहा था, एक वैली बना रहा था, एक डीप चैनल बना रहा था। और काटते काटते इस पानी ने इतना ज्यादा काट दिया कि अब ये जो स्लोप है ये स्लोप थोड़ा जेंटल हो गया। अगर स्लोप थोड़ा जेंटल हो गया तो अब इस जेंटल स्लोप के ऊपर पानी की स्पीड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, पानी की एनर्जी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। जितना जेंटल स्लोप होगा, जितना कम स्लोप होगा, उतना ही पानी के जो बहने की एनर्जी है वो कम होगी। और अगर पानी कम एनर्जी के साथ में, वेलोसिटी के साथ में बह रहा होगा तो इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, कम देखने को मिलेगा। और इरोजन कम देखने को मिलेगा और कम स्पीड वाले पानी में, कम वेलोसिटी वाले पानी में डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलता है। और डिपोजिशन की वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। बहुत सिंपल, अगर दो लाइन में समझें तो जब रिवर, जब कोई स्ट्रीम अपने यूथफुल स्टेज में होती है तो उस पानी में खूब एनर्जी होती है, उस पानी में खूब वेलोसिटी होती है, वो पानी खूब सारा इरोजन करता है और बहुत सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। लेकिन जब यही पानी एक जेंटल स्लोप पे जाता है तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है और अब ये पानी डिपोजिशन करता है और खूब सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। तो जब स्टीप स्लोप होगा, जब स्लोप ज्यादा होगा तो इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा,
इरोजनल लैंडफॉर्म्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जब जेंटल स्लोप होगा तो जेंटल स्लोप के ऊपर जो पानी है उसमें वेलोसिटी नहीं होगी, उसमें एनर्जी नहीं होगी, और वो पानी डिपोजिशन ज्यादा करेगा और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हमने बात की कि ये जो रनिंग वाटर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? एक ओवरलैंड फ्लो है और दूसरा लीनियर फ्लो है। ये जो ओवरलैंड फ्लो होता है, ये ओवरलैंड फ्लो शीट इरोजन करता है। शीट इरोजन क्या होता है? होपफुली आपको याद होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। शीट इरोजन अगर समझने के लिए बोले हैं तो एक जो अनियन होती है, जो प्याज होती है, उसको जैसे हम छीलते हैं तो पूरी की पूरी परत उसकी अलग होके चली जाती है। वैसे ही मान लेते हैं कि ये कोई अर्थ का सरफेस है और पानी इस तरीके से बह रहा था कि पूरी की पूरी जो लेयर है वो इरोड होके चली गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? शीट इरोजन बोल देते हैं। अब समझो बात को, ओवरलैंड फ्लो का मतलब क्या है कि पानी किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो नहीं कर रहा है, पानी पूरे सरफेस के ऊपर इन जनरल शीट के फॉर्म में बह रहा है, पूरे लैंड सरफेस के ऊपर शीट के फॉर्म में बह रहा है। तो वो जो लैंड सरफेस है उस पूरे के पूरे सरफेस को इरोड करेगा, नहीं करेगा? करेगा। और अगर पूरा का पूरा सरफेस शीट के फॉर्म में इरोड हो गया तो इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं शीट इरोजन। तो ये जो ओवरलैंड फ्लो होता है, ये ओवरलैंड फ्लो शीट इरोजन को कॉज करता है। अच्छा, होता क्या है ओवरलैंड फ्लो की वजह से? देखो, इमेजिन करो कि ये कोई अर्थ का पूरा सरफेस है और इस पूरे सरफेस के ऊपर पानी बहते जा रहा है, पानी बहते जा रहा है। अब ये जो पानी बह रहा है इसके पास में कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, ये इररेगुलर है, ये कहीं भी फैल रहा है, ये कहीं भी बह रहा है, ये किसी पर्टिकुलर चैनल में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये पूरे सरफेस के ऊपर बह रहा है। पूरे सरफेस के ऊपर बहेगा तो पूरे सरफेस के ऊपर जो इरोजन है वो देखने को मिलेगा, पूरे सरफेस के ऊपर जो मटेरियल्स हैं उनको ये पानी रिमूव करेगा। और होगा क्या? होगा ये कि सबसे पहले ये जो इरोजन है, इस इरोजन की वजह से बड़ी छोटी छोटी सी चैनल्स बनने की शुरुआत होगी, बड़े छोटे छोटे और नैरो चैनल्स बनने की शुरुआत होगी, जिनको क्या बुलाया जाता है? जिनको बुलाया जाता है रिल्स। क्या बुलाया जाता है? रिल्स। अब हुआ क्या कि पहले तो ये पूरा सरफेस था, यहां पे पानी ऐसे ही बह रहा था, लेकिन पानी ने बहते बहते छोटे छोटे रास्ते काटने की शुरुआत करी। अब मान लेते हैं एक रास्ता यहां से काट दिया, एक रास्ता ऐसे काट दिया, एक रास्ता ऐसे काट दिया। लेकिन ये जो रास्ते काटे पानी ने, सोच सकते हो कि जब पहली बार पानी रास्ता काटेगा तो बहुत गहरा नहीं काटेगा, सरफेस पे से धीरे धीरे काटना शुरू करेगा। तो ये जो रास्ते काटे पानी ने, ये बड़े स्मॉल हैं, बड़े नैरो हैं, और इनको क्या बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है रिल्स। फिर यही पानी अब इन रास्तों पे फ्लो करता रहेगा, इन चैनल्स पे फ्लो करता रहेगा, और ये जो चैनल्स हैं वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े वाइड हो जाएंगे। और जब ये चैनल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, तो यही जो रिल्स हैं इनको अब हम क्या बुलाएंगे? इनको अब हम बुलाएंगे गलीज। क्या बुलाएंगे? गलीज बुलाएंगे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गलीज हैं इनको पानी और ज्यादा काटेगा, और ज्यादा गहराई तक काटेगा, और ज्यादा चौड़ा करेगा, और अब ये जो चैनल होगा ये और ज्यादा वाइड हो जाएगा, ये और ज्यादा डीप हो जाएगा, और ये जो गलीज हैं अब ये कन्वर्ट हो जाएंगी वैलीज में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वैलीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। बड़ा इजी है समझना। आप कभी आपके घर पे पानी आता हो तो पाइप लो और कॉन्स्टेंटली जमीन के ऊपर पानी डालो। अगर जमीन के ऊपर कॉन्स्टेंटली पानी डालोगे और एकदम फ्लैट जमीन है तो पहले पानी किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर बहेगा। लेकिन अगर आप लगातार डालते रहोगे तो आप देखोगे कि पानी अपना छोटा मोटा रास्ता काटने की शुरुआत कर देगा, और ये जो छोटा मोटा रास्ता है इसी को हम क्या बुला रहे हैं? रिल बुला रहे हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पानी है इस चैनल को, इस रास्ते को और गहरा काटेगा और थोड़ा चौड़ा करेगा, और अब जो रास्ता बनेगा, जो चैनल बनेगा, उसे हम क्या बुला रहे हैं? उसे हम गलीज बुला रहे हैं। और फिर यही जो गलीज हैं ये और ज्यादा वाइड हो जाती हैं, ये और ज्यादा डीप हो जाती हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं वैलीज। उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं वैलीज। बहुत सिंपल। रिल्स क्या होती हैं, गलीज क्या होती हैं, वैलीज क्या होती हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी एक बार इमेज में दिखा देता हूं। देखो ये क्या है?
ये रिल है, ये सरफेस है। पहले इस सरफेस के ऊपर पानी इन जनरल फ्लो कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी ने छोटे मोटे रास्ते काटने की शुरुआत की। ये बड़े नैरो से चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स नहीं है, नैरो से चैनल्स हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही जो चैनल्स हैं ये थोड़े वाइड हो गए, ये और थोड़े गहरे हो गए, और इनको हम क्या बुला रहे हैं? इनको हम बुला रहे हैं गलीज। और फिर यही जो गलीज हैं वो प्रॉपर वैली में कन्वर्ट हो गए, और अब प्रॉपर वैली बन गई, एक प्रॉपर चैनल बन गया, और इनको हम क्या बुला रहे हैं? इनको हम बुला रहे हैं वैलीज। अच्छा, ये जो रनिंग वाटर है, ये रनिंग वाटर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, इरोजन की एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करता है। और वो साइकिल क्या है उसको समझो। देखो, अर्ली स्टेजेस में क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही पानी ने चलने की शुरुआत की, जैसे ही समझने के लिए बोलें तो किसी रिवर ने चलने की शुरुआत की, तो ये जो पानी है ये किसी स्लोप से बह रहा है। एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इरोजन ज्यादा इंटेंस होगा या इंटेंस नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है, इरोजन ज्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि एनर्जी है, क्योंकि पानी के बहाव में वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी की वजह से, इस एनर्जी की वजह से अपनी अर्ली स्टेजेस में ये जो पानी है ये डाउन कटिंग करेगा। कैसे? मान लेते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है, ये चैनल है कोई रास्ता। अब यहां से पानी बह के आ रहा है बहुत तेज, इसके पास में वेलोसिटी है, ये जो पानी है इसके पास में एनर्जी है। तो ये पानी इस वैली को और ज्यादा गहरी काटेगा या नहीं काटेगा? नीचे तक डाउन कटिंग करेगा नहीं करेगा? बट ऑब्वियसली बात है डाउन कटिंग करेगा। पानी में एनर्जी है, वेलोसिटी है, अर्ली स्टेज है, यूथफुल है। इस एनर्जी से ये जो पानी है ये इस वैली को और गहरी काटेगा, तो अर्ली स्टेजेस में डाउन कटिंग देखने को मिलती है। फिर मिडिल स्टेज आती है। अब यही जो पानी है ये इस स्लोप से नीचे उतर के आ गया है और थोड़े थोड़े फ्लैट लैंड में बहने लग गया है। अब क्या होगा? अब इस पानी के पास में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी यूथफुल स्टेज में थी, जितनी अर्ली स्टेज में थी। अब उतनी वेलोसिटी भी नहीं है जितनी यूथफुल स्टेज में थी, जितनी अर्ली स्टेज में थी। तो अब जो डाउन कटिंग पहले हो रही थी वो तो कम हो जाएगी, और अब लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा। लेटरल इरोजन का मतलब कि अब नीचे की तरफ कटिंग नहीं हो रही है, अब साइडवेज कटिंग हो रही है। पानी के साइड में जो बाउंड्रीज हैं, अब पानी उन साइड की बाउंड्रीज को काट के चौड़ा करने की कोशिश कर रहा है, दूर तक फैलने की कोशिश कर रहा है। तो अर्ली स्टेज में ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको दिमाग में बिठा लो। अर्ली स्टेज में क्या होता है? डाउन कटिंग डोमिनेट करती है। अर्ली स्टेज में डाउन कटिंग डोमिनेट करती है। क्यों करती है? बिकॉज अर्ली स्टेज में पानी विग्रस है, पानी के पास में एनर्जी है, पानी एक स्टीप स्लोप से फ्लो कर रहा है, पानी के पास में वेलोसिटी है। इस एनर्जी की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से पानी जो है वो अपने सरफेस को गहराई तक काटता है, डाउन कटिंग करता है। लेकिन मिडिल स्टेज में पानी स्टीप स्लोप के ऊपर फ्लो नहीं कर रहा है। अब स्लोप जो है वो रिलेटिवली जेंटल है। अब पानी के पास में उतनी वेलोसिटी नहीं है, अब पानी के पास में उतनी एनर्जी नहीं है। तो इस मिडिल स्टेज में पानी क्या करेगा? पानी डाउन कटिंग ना के बराबर करेगा, लेकिन लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा, साइडवेज इरोजन देखने को मिलेगा। और फिर धीरे 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 ये जो वैली साइड्स हैं, बिकॉज लेटरल इरोजन हो रहा है, ये वैली साइड्स नीची होती जाएंगी, ये लोअर होती जाएंगी। और जब पानी अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, जब उसके पास में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, तब वो क्या करने की शुरुआत करेगा? तब वो डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगा। तब वो क्या करने की शुरुआत करेगा? तब वो डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगा। एक बड़े फेमस इंसान हुए जिनका नाम है सर विलियम मॉरिस डेविस। सर विलियम मॉरिस डेविस, ये जो डेविस हैं इनको फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। डेविस को फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। और डेविस ने ये जो हम पढ़ रहे हैं इरोजन की साइकिल, कि अर्ली स्टेज है, फिर मिडिल स्टेज है, फिर लास्ट स्टेज है, ये जो पूरी साइकिल है इरोजन की, इसके बारे में बातचीत की डेविस ने। डेविस की ही साइकिल के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं ऑप्शनल में, कि डेविस कौन है, उनकी साइकिल ऑफ इरोजन क्या है। लेकिन मैंने समझने के लिए बता दिया है
कि जो साइकिल ऑफ इरोजन हम पढ़ रहे हैं ये दिए है सर विलियम मोरिस डेविस ने, जो कि फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हैं। अर्ली स्टेज में ये क्या कह रहे हैं कि पानी यूथफुल है, पानी के पास में एनर्जी है, डाउन कटिंग देखने को मिलेगी। मिडिल स्टेज में ये क्या कह रहे हैं कि पानी के पास में उतनी एनर्जी नहीं है, तो डाउन कटिंग देखने को नहीं मिलेगी, अब लेटरल इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पानी के पास में ना के बराबर एनर्जी है, तो पानी अब इरोजन नहीं करेगा, अब पानी क्या करेगा, अब डिपोजिशन करेगा और अल्टीमेटली एक प्लेन फॉर्म होगा। ये जो पूरा इरोजन हुआ, इस इरोजन की वजह से अल्टीमेटली एक प्लेन फॉर्म होगा। उस प्लेन को क्या बुलाया डेविस ने, उस प्लेन को डेविस ने बुलाया पेनी प्लेन। क्या बुलाया, पेनी प्लेन बुलाया। मतलब ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस तैयार हो गया है, लेकिन पूरे तरीके से प्लेन नहीं है, थोड़ा बहुत अभी भी ऊंचाई नीचाई देखने को मिल रही है इस प्लेन में। इस प्लेन को डेविस ने क्या बुलाया, पेनी प्लेन। ये जो अर्ली स्टेज में, मिडिल स्टेज में और लास्ट स्टेज आते आते जितना भी इरोजन हुआ, इस इरोजन की वजह से एक जो प्लेन तैयार हुआ, उस प्लेन को ही डेविस क्या बुला रहे हैं, पेनी प्लेन बुला रहे हैं। लेकिन इस प्लेन के ऊपर हो सकता है कि कुछ ऐसे रॉक्स हों जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हों, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत हों। पानी ने बाकी सारे रॉक्स को, बाकी सारे सरफेस को इरोड कर दिया, लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं, जो कि इरोड नहीं हो रहे हैं। तो अब ये जो प्लेन तैयार हुआ, पेनी प्लेन, इसके ऊपर कहीं कहीं पे छोटे छोटे रॉक्स देखने को मिलेंगे। और ये जो रॉक्स हैं, इनको डेविस ने क्या बुलाया, इनको डेविस ने मोनेडनॉक्स बुलाया। क्या बुलाया, मोनेडनॉक्स बुलाया। देखो बहुत सिंपल, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, डेविस क्या कह रहे हैं, डेविस की बातचीत को एक बार फिर से देखते हैं और इन दो तीन टर्म्स को दिमाग में बिठाओ। डेविस ये कह रहे हैं कि देखो साहब, पहली स्टेज है। हालांकि डेविस की जो साइकिल ऑफ इरोजन है, अगर उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें और देखने को मिलती हैं, लेकिन हम क्लास 11 के हिसाब से और जितना जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है उतना देख लेते हैं। डेविस क्या कह रहे हैं कि पहली स्टेज जो होती है, जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें पानी यूथफुल होता है। पहली स्टेज जो होती है उसमें पानी के पास में एनर्जी होती है। पहली स्टेज जो होती है उसमें पानी के पास में वेलोसिटी होती है। और ये जो एनर्जी होती है, ये जो वेलोसिटी होती है, इसको पानी यूज करता है डाउनवर्ड कटिंग के लिए। पानी जो सरफेस है उसको नीचे की तरफ काटता है। फिर दूसरी आती है मिडिल स्टेज, और ये जो मिडिल स्टेज होती है, इसमें पानी के पास में उतनी वेलोसिटी नहीं होती है, उतनी एनर्जी नहीं होती है कि डाउन कटिंग कर पाए, लेकिन हाँ फिर भी एनर्जी है, फिर भी वेलोसिटी है। और यहां पे इस मिडिल स्टेज में लेटरल इरोजन देखने को मिलता है, साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है। अब डाउन कटिंग डोमिनेंट नहीं है, अब डोमिनेंट क्या है, लेटरल इरोजन। और फिर फाइनली तीसरी स्टेज आती है। उस तीसरी स्टेज में पानी के पास में ना के बराबर एनर्जी है, पानी के पास में ना के बराबर वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो पानी इरोजन नहीं कर रहा है। अब पानी क्या करेगा, अब पानी डिपोजिशन की शुरुआत करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के बाद जो प्लेन तैयार होता है, उस प्लेन को डेविस क्या बुलाते हैं, पेनी प्लेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पेनी प्लेन बुलाते हैं। ये जो पेनी प्लेन है ये ऑलमोस्ट प्लेन के जैसा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें अभी भी ऊंचाइयां नीचाइयां देखने को मिलती हैं। अगर आप ज्योग्राफी और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो ये जो पेनी प्लेन होता है ये इरोजनल प्लेन होता है। भाई पूरा इरोजन होने के बाद ये प्लेन तैयार हुआ है, तो ये इरोजनल प्लेन होता है। और इसका स्लोप जो होता है वो जेंटल हो गया होता है, बिकॉज पूरा जो स्लोप है उसको काट दिया गया है, उस पर इरोजन हो गया है, जेंटल स्लोप हो गया है। और अगर पेनी प्लेन की शेप के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव शेप होती है इसकी, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। कुछ इस तरीके का पेनी प्लेन तैयार हो जाता है। अच्छा, इस पेनी प्लेन के ऊपर से बाकी सारी चीजें तो इरोड हो गई हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हार्ड रेजिस्टेंट रॉक्स हों जिनको पानी इरोड नहीं कर पाया, और ये जो रॉक्स हैं ये कुछ कुछ जगहों पर बीच बीच पे कहीं कहीं देखने को मिल रही हैं। ये जो रॉक्स हैं इनको डेविस क्या बुलाते हैं, इनको डेविस बुलाते हैं मोनेडनॉक्स। क्या बुलाते हैं, मोनेडनॉक्स बुलाते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है, ये तीनों स्टेजेस आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो रनिंग वाटर के थ्रू तीन स्टेजेस हमने देखी, इन्हीं को थोड़ा और ढंग से देखें तो सबसे पहली स्टेज होती है यूथ वाली।
ये जो यूथ वाली स्टेज होती है, इसमें जो ट्रंक स्ट्रीम होती है, ट्रंक स्ट्रीम का मतलब जो मेन स्ट्रीम होती है, वो मेन स्ट्रीम एक पर्टिकुलर रास्ते से एक पर्टिकुलर चैनल से फ्लो कर रही होती है। जो मेन स्ट्रीम होती है वो पूरे स्पीड में, पूरे वेलोसिटी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में और एक स्टीप स्लोप पे से पूरे वेलोसिटी के साथ में फ्लो कर रही होती है मेन स्ट्रीम। इस मेन स्ट्रीम को जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके ज्वाइन करती हैं, वो इस यूथफुल स्टेज में बड़ी ही कम देखने को मिलती हैं। यूथफुल स्टेज में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो इक्का दुक्का होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये पुअरली इंटीग्रेटेड होती हैं। और ये जो स्ट्रीम्स होती हैं, अपन मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम तो अपना चैनल फॉलो कर रही है, पूरे स्पीड के साथ में फ्लो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेन स्ट्रीम है, इसको ज्वाइन करने वाली और जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स हैं वो रेयर होती हैं, एक दो होती हैं। ये जो छोटी मोटी एक दो स्ट्रीम्स हैं ये पुअरली इंटीग्रेटेड होती हैं। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये ओरिजिनल स्लोप के ऊपर फ्लो करती हैं। इनकी एज सच कोई वैली नहीं होती है, बड़ी ही शैलो सी, बड़ी ही छोटी सी वैली होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रीम्स हैं इन्होंने पूरी एक लंबी चौड़ी चैनल, पूरी एक वैली काटी हुई है। छोटी मोटी सी वैली होगी, छोटा मोटा सा रास्ता होगा, उसी में से ये छोटी मोटी स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होती हैं। इन स्ट्रीम्स की शैलो वी शेप की वैल्यू होती है। इन स्ट्रीम्स का कोई फ्लड प्लेन नहीं होता है। इन स्ट्रीम्स के पास में कोई बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन भी नहीं होता है। मेन स्ट्रीम बह रही है, उस मेन स्ट्रीम को आके ये छोटी मोटी एक दो स्ट्रीम्स ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन इनकी कोई वी शेप की वैली जो होती है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होती है, शैलो होती है। इनका अपना कोई फ्लड प्लेन नहीं होता है इस यूथफुल वाली स्टेज में। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनके बीच में बहुत लंबे चौड़े और फ्लैट मार्शेस देखने को मिलते हैं, स्वैम्स देखने को मिलते हैं और लेक्स देखने को मिलती हैं। मेन स्ट्रीम बह रही है, लेकिन ये जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स एक दो आ रही हैं, इनके बीच में जो एरिया होता है, उस बीच वाले एरिया में मार्शेस देखने को मिल जाते हैं, कभी स्वैम्स देखने को मिलता है, कभी लेक्स देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रीम्स हैं इनमें हालांकि मेंडर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेन स्ट्रीम में तो कोई मेंडर प्रेजेंट होगा ही नहीं। मेंडर का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा ये जो फ्लो होता है, मेंडर क्या होता है होपफुली आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो मेन स्ट्रीम होती है इसमें तो मेंडर होता ही नहीं है। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनमें हो सकता है कहीं कोई मेंडरिंग देखने को मिल जाए, लेकिन इन जनरल मेंडरिंग देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं पे अगर बीच रास्ते में कोई हार्ड रॉक है जो कि इरोड नहीं हो पा रही है, तो इस हार्ड रॉक की वजह से वाटरफॉल्स देखने को मिल सकती हैं, रैपिड्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, यहां पे कोई हार्ड रॉक है और यहां से स्ट्रीम फ्लो कर रही है। अब ये हार्ड रॉक इरोड नहीं हो पाई है, तो ये जो स्ट्रीम है ये कैसे करेगी, एकदम से ऊपर चढ़ेगी और एकदम से नीचे गिरेगी। तो ये कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि वाटरफॉल है। तो हार्ड रॉक अगर कहीं प्रेजेंट है तो वाटरफॉल देखने को मिल सकती है, रैपिड्स देखने को मिल सकते हैं। अब यूथफुल स्टेज में अगर समअप करें तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मेन स्ट्रीम है वो तो एकदम एनर्जेटिक है, उसके पास में खूब सारी वेलोसिटी है, वो अपना एक रास्ता फॉलो कर रही है, एक चैनल फॉलो कर रही है और वो इरोजन कर रही है। इसके इर्द गिर्द एक दो कोई स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। ये जो स्ट्रीम है इसकी जो वैल्यू होती है वो शैलो होती है, इसके कोई अपने फ्लड प्लेन नहीं होते हैं, मेंडर्स देखने को मिलते ही नहीं है, और अगर स्ट्रीम्स में कोई मेंडर देखने को मिल भी जाए तो छोटा मोटा ही देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनके बीच में ब्रॉड और फ्लैट मार्शेस देखने को मिलते हैं, स्वैम्स देखने को मिलते हैं, लेक्स देखने को मिलती हैं। कहीं पर कोई हार्ड रॉक है तो वहां पे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे, वहां पे रैपिड्स देखने को मिल जाएंगे। फिर ये जो यंग स्टेज है इसके बाद मिच्योर स्टेज आती है। और मिच्योर स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रंक स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम है, अब उसके पास में उतनी वेलोसिटी नहीं है, अब उसके पास में उतनी एनर्जी नहीं है। ये जो ट्रंक स्ट्रीम है इसने अपने यूथफुल स्टेज में खूब सारी डाउनवर्ड कटिंग करी, लेकिन अब इसका जो फ्लड प्लेन है वो भी वाइड हो गया है, वो भी चौड़ा हो गया है। अब ये जो मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम जो है वो सिग्निफिकेंटली एक जेंटल स्लोप पे आ गई है। इस मैच्योर स्टेज में जो स्ट्रीम्स होती हैं वो खूब सारी देखने को मिलती हैं। अब ये जो मेन स्ट्रीम है वो तो बह रही है, लेकिन इस मैच्योर स्टेज में बहुत सारी और स्ट्रीम्स जो हैं वो इस मेन स्ट्रीम को आगे ज्वाइन करती हैं और अच्छे इंटीग्रेशन के साथ में आगे ज्वाइन करती हैं।
ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनकी अब एक प्रॉपर वी शेप की वैली होती है, और ये जो वी शेप की वैली होती है ये अपने आप में डीप होती है। कहने का मतलब ये है कि यूथफुल स्टेज में ये जो स्ट्रीम्स हुआ करती थी इनका एज सच कोई डीप चैनल नहीं होता था, लेकिन मिच्योर स्टेज में ये जो स्ट्रीम्स हैं इनका प्रॉपर चैनल होता है, वी शेप का चैनल होता है। और जो मेन स्ट्रीम है वो अब चौड़ी हो गई है, उसके वाइडर फ्लड प्लेन्स हैं, अब उसने सिग्निफिकेंटली अपनी एनर्जी को लूज कर दिया है। अब यहां पे कुछ कुछ मेंडर्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहां पे जो स्वयम्स हैं, जो मार्शेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं पूरे तरीके से, बिकॉज जो स्ट्रीम्स हैं अब उनके पास में भी प्रॉपर वैल्यू होती है। जो यूथफुल स्टेज में कहीं कहीं वाटरफॉल्स देखने को मिलते थे, रैपिड्स देखने को मिलते थे, वो यहां पे डिसअपियर हो जाते हैं। मिच्योर स्टेज की अगर बात करें तो जो मेन स्ट्रीम होती है, और दो एंगल से चीजें देख रहे हैं हम कि एक तो मेन स्ट्रीम है, ट्रंक स्ट्रीम है, और एक वो स्ट्रीम्स हैं जो कि इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो यूथफुल स्टेज में हमने क्या देखा कि जो मेन स्ट्रीम है उसके पास में तो खूब एनर्जी है, खूब वेलोसिटी है, अपना एक पर्टिकुलर चैनल है जिसको फॉलो कर रही है, फ्लो कर रही है, इरोजन कर रही है। लेकिन यूथफुल स्टेज में जो अदर स्ट्रीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, फ्यू होती हैं, उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो पुअर होता है, उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा शैलो होती है, और वो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो स्ट्रीम्स बहुत ही पुअरली इंटीग्रेटेड होती हैं, और वो स्ट्रीम्स इस तरीके से फ्लो कर रही होती हैं कि उनका कोई फ्लड प्लेन भी देखने को नहीं मिलता है, अभी हमने बात की। लेकिन जब मिच्योर स्टेज की बात होती है तो एक जो मेन स्ट्रीम होती है उसकी वेलोसिटी कम हो गई होती है, उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी होती है, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम है अब ये ब्रॉड हो गई है, इसका जो चैनल है वो ब्रॉड हो गया है, लेटरल इरोजन देखने को मिल रहा है। अब इस मेन स्ट्रीम के पास में अपना एक लंबा चौड़ा फ्लड प्लेन है, और इस मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने वाली जो अदर स्ट्रीम्स हैं अब वो भी बहुत सारी हैं, अब वो भी प्लेंटी ऑफ हैं, और अब उन स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा है। ये जो स्ट्रीम्स हैं ये स्ट्रीम्स के पास में अब अपनी प्रॉपर एक वी शेप की वैली है, एक प्रॉपर चैनल है, और इस मिच्योर स्टेज के दौरान कुछ कुछ मेंडर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो मेंडर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस मिच्योर स्टेज के दौरान जो स्वयम्स हैं, जो मार्सेस हैं, जो कि यूथफुल स्टेज में स्ट्रीम्स के बीच में एग्जिस्ट करते थे, अब वो डिसअपियर हो जाएंगे। इस मिच्योर स्टेज के दौरान जो वाटरफॉल्स हैं, जो रैपिड्स हैं, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। और फिर आती है ओल्ड स्टेज। और ओल्ड स्टेज का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो स्लोप है वो खत्म हो गया है, पूरी की पूरी जो एनर्जी है, जो वेलोसिटी है वाटर की, वो खत्म हो गई है। अब वाटर जो है वो इरोजन नहीं कर रहा है, अब वाटर जो है डिपोजिशन कर रहा है, वाटर डिपोजिशन कर रहा है। और इस ओल्ड स्टेज में खूब सारे मेंडर्स देखने को मिलते हैं, खूब सारे मेंडर्स देखने को मिलते हैं, और बहुत लंबे चौड़े फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। इन फ्लड प्लेन्स में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे नेचुरल लीवीज देखने को मिलती हैं, ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलती हैं। अब जो स्ट्रीम्स के बीच में डिवाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट हैं, उनके बीच में लेक्स देखने को मिलती हैं, स्वैम्स देखने को मिलते हैं, मार्शेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो पानी है ये अल्टीमेटली सी लेवल पे आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। अच्छा, ये यूथफुल स्टेज, ये मैच्योर स्टेज, ये ओल्ड स्टेज, ये किस तरीके से लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, वो आपको समझ में आएगा आगे चलते हुए। लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। अभी अगर आपको इतना समझ में आ गया कि यूथ स्टेज में, मैच्योर स्टेज में और ओल्ड स्टेज में जो पानी बह रहा है उसकी एनर्जी की सिचुएशन क्या है, तो भी इनफ है। बाकी सारी चीजें कि स्वयम्स कैसे डिसअपियर हुए, मार्सेस कैसे डिसअपियर हुए, या जो स्ट्रीम्स हैं उनके बीच में फ्लैट लैंड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें आगे आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि यूथफुल स्टेज में पानी के पास में वेलोसिटी है, एनर्जी है, पानी एक स्टीप स्लोप पे फ्लो कर रहा है, खूब सारी डाउनवर्ड कटिंग देखने को मिलती है। मिच्योर स्टेज में जो स्लोप है वो जेंटल हो गया है कंपैरेटिवली, और इस मैच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। और जो ओल्ड स्टेज है उसमें पानी की वेलोसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, एनर्जी ना के बराबर है। इस ओल्ड स्टेज में पानी इरोजन नहीं करता है, पानी डिपोजिशन को करने की शुरुआत करता है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं।
इजी सेशन है, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।